नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ। पिछले वीडियो में हमने बात की माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय जो रिजर्वेशन को प्रभावित करता था उसको लेके। आज मैंने उसमें वीडियो में कहा था कि मैं बात करूंगा बेरोजगारी की। मैं आपका दोस्त सत्यव्रत भोसले एडवोकेट। देखिए, पिछले बार मुझे लगा कि मैंने जो आपसे बात की रिजर्वेशन को लेके, वहाँ पे एक प्रमुख चीज़ें थी। पहली थी कि वहाँ पे आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन, दूसरी थी मेजर जो बात थी वो नौकरियों में रिजर्वेशन। अब नौकरियों में बात करेंगे। यहाँ पे जब नौकरियों की बात करेंगे तो बात जाके जुड़ेगी बेरोजगारी से। तो भाई साहब, रिजर्वेशन तो आप चाहे और डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नौकरियाँ कहाँ है? नौकरियाँ देता कौन है? पिछले जो यूपीए की सरकार थी और जो एनडीए की सरकार है, इन सरकारों के कंपैरिजन में किसने नौकरियां ज़्यादा दी, किसने बाजू चढ़ा चढ़ा के, है ना, बाजू उठा उठा के कहा कि भाई 1 करोड़ नौकरियां देंगे जी। मुझे नहीं लगता कि पूरे 10 साल में भी 1 करोड़ आई होंगी। आ भी गई हो तो कोई 10 साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो नौकरी देता कौन है? आपके पीएसयूज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितनी भी हैं वो नौकरियां देते हैं। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नौकरी देते हैं। विशेष बात क्या है? दिमाग में आई, जो मन में जो चीज़ जब चलती है तब मैं आपसे बात करता हूँ। मन की बात नहीं करता, मैं आपसे बात आपकी करता हूँ, है ना। सडनली दिमाग में बात आई कि जी एक बड़ी ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने में, एक आईएएस का जब आप उसको एक आईएएस में सिलेक्ट होता है तो उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने में 20 साल लग जाते हैं। 20 साल तो लग ही जाते हैं, जब जाके कहीं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी में आपने बैकडोर एंट्री स्टार्ट कर दी कि जी विभिन्न वर्गों से, विभिन्न डिपार्टमेंट से जो भी उसका एक्सपर्ट होगा, हम उसे डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी लगाएंगे 3 साल 5 साल के लिए। बढ़िया है भाई, ठीक है जी। अब आपने वहाँ उसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी, क्या नहीं रखी, उसकी एंट्री है, वो बंदा ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गया है और वहाँ बैठ के वो सरकार के निर्णयों को कर रहा है या निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। फाइलें सारी तरह की चलती हैं। वहाँ बैकडोर एंट्री कर दिया आपने, तो नौकरी है कहाँ? पीएसयूज़ कहाँ गए? आपने जितने भी आपके पीएसयूज़ थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, वो आपने बेचनी स्टार्ट कर दी। बड़े आराम से आपने कहा जी ये निजीकरण है, ये अडानी जी चलाएंगे, ये अंबानी जी चलाएंगे, ये चलाएगा, ये वो चलाएगा। क्यों भाई? सरकार के क्या हाथ पैर फुल्ले पड़े? सरकार क्यों चला लेती? मेरे ख्याल से अगर आपको देश चलाना है, समाजवाद पे नहीं चलाना, जो काम प्राइवेट कर रहा है वो काम सरकार को करने चाहिए। सरकार को हर वो काम करना चाहिए जो एक प्राइवेट आदमी करता है, और वहाँ पे सरकार को एक क्वालिटी देनी चाहिए। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, आपने ऑयल एंड गैस के फील्ड में काम करना है तो वाई अडानी अंबानी, सरकार खुद क्यों नहीं करती? रेलवे, पेट्रोल पंप्स, ठीक है, सरकार करे, पैसा कमाए, वेलफेयर, गरीबों का वेलफेयर करे, जो लोग एलिजिबल हैं उनको जॉब दे। फिर आप रिजर्वेशन खेल खेलते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है फिर उससे? आपने मान लो साल में 10 साल में अगर 1 करोड़ नौकरियां दी हैं तो आप 1 साल में 1 करोड़ नौकरियां दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिजर्वेशन में किसको मिल रहा है, सभी को मिल जाएगा, सभी का कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। आपने एक वर्ग की तनख्वाहें कर रखी हैं जी 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, है ना, और एक उसी में आपने एक सेम आपने क्लर्क को दे रहे हो आप जी ये 50,000 रुपये लेगा क्योंकि रेगुलर है। सेम आपने कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर लिया कि जी ये 10,000 रुपये लेगा। क्या तमाशा? भी काम वो भी वही कर रहा है, वो वही कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आपकी पॉलिसियाँ हैं। मतलब सरकार ने, मतलब वो कहते हैं ना भी अंधी पीछे और कुत्ता चाटे, वो चल रहा काम। किसी भी काम का जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर पूरी सरकार में कोई आदमी, देखो जी मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, है ना, मैं खुद को हर एक परमात्मा से बड़ा कोई नहीं, और उसके बाद हम लोग सभी एक जैसे हैं। मेरा ये कहना है कि भाई मैं तो एक छोटा सा आदमी, मेरा जितना दिमाग चलता है मैंने उतनी आपके सामने बात कर दी। मैंने कहा कि पूरी सरकार में जो नीति निर्धारक व्यक्ति हैं, इतना बड़ा नीति आयोग है, ये है वो है, जिस आदमी का मन करता हो वो इस बात का जवाब दे दे मुझे आके, या आपको दे दे, ठीक है, या वो जस्टिफाई कर दे
कि भाई जो आप कॉन्ट्रेक्चुअल लोग रख रहे हैं आप किस लिए रख रहे हो, या जो नौकरियों के जो सैलरीज है उसमें इतनी असमानता क्यों है भाई, ये इतना ऊपर नीचे किस लिए है। आप जितना बड़े नौकर हो सरकार के उतनी ज़्यादा आपके इंजॉयमेंट है, तीसरी बार कह रहा हूँ इंजॉयमेंट है। मीन्स आप IAS हो तो आपको एक बड़ा बंगला, ठीक है जी, एक अच्छा खासा बड़ा बंगला, मतलब मेरे को बड़े बंगले से एतराज़ नहीं है, लेकिन आप जितने भी एम्प्लॉय हैं आप उनको सारों को छोटा छोटा तो दे दो, है ना। एक को इतना बड़ा बंगला, अब उस बंगले में उसको सब कुछ फ्री, उसको नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी कुछ मिल सकता है, खाना कमाना सब फ्री, है ना। और आप ये बात मान के चलो कि बड़ा आदमी है तो उसको सारी चीज़ें फ्री, और जो छोटा आदमी है उसको सारी चीज़ें अपने पल्ले से लेनी पड़ रही हैं। ये असमानता है, ये असमानता आपको दूर करनी पड़ेगी। आप सैलरी कम कर सकते हो, आप जो उसको दूसरे बेनिफिट दे रहे हो वो बेनिफिट आप जस्टिफाइड, एक जस्ट बेनिफिट होते हैं वो दे सकते हो, जो आपको लगे कि हाँ यार ये हो सकता है, ठीक है जी। उसका जो फ़र्क है सैलरी का वो आप कम कर सकते हो, है ना। एक इस लेवल तक कम कर सकते हो कि भी इसका काम भी चल जाए, उतनी सैलरी में 2 एम्प्लॉय और रखे जा सकें, देश में 2 परिवारों का भला हो गया, और वो 2 लोग जो आपने और रखे हैं वो अपना जो काम करेंगे वो और करेंगे, है ना। अब एयरपोर्ट है कि जी कौन चलाएगा, जी अडानी जी चलाएंगे। भाई क्यों चलाएंगे, तुम चला लो, उसके पास भी तो अडानी थोड़ी वहाँ बैठ के चला रहा है उसको, अंबानी थोड़ी बैठ के चला रहा है, या कोई बड़ा उद्योगपति थोड़ी चला रहा है उनको। भाई वहाँ आदमी तो लगा रखे हैं उसने, वो आदमी आप रिक्रूट कर लो, वो आदमी कोई उन्होंने चांद से थोड़ी बुलाए हैं, हिंदुस्तान के लोगों में से सिलेक्ट कर रखे, आप कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। भाई आप एक पूंजीवादी व्यवस्था, देखिए पॉलिटिशियन को सूट करती है पूंजीवादी व्यवस्था। भाई कुछ लोगों के पास पैसा हो, वो लोग हमारे हों, ठीक है जी, और उस पैसे से हम फिर इधर के वोटर्स और जो भी सिस्टम है उसको इफेक्ट करें और फिर हम दोबारा सत्ता में आके बैठें, ठीक है जी। वो उसको सूट करता है, वो हमें सूट नहीं करता। एक बात और कहूँगा, ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन कर लेना, मैं यहाँ नीचे लिखी में भी आएगी, आपके पास रिटर्न में भी आएगी। जब जब आपकी मजबूत सरकार बनेगी वो उद्योगपतियों का भला करेगी, और जब जब आपकी मजबूर सरकार बनेगी वो कुछ ना कुछ जनता के बारे में जरूर सोचेगी। तो मैं मजबूर सरकार का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो आजकल हालात हैं, इस हालात में जो सरकारें आ रही हैं काम करने के लिए, क्या वो मजबूत होकर भी लोगों के लिए काम कर रही हैं। मैं पिछले 5 साल में या 10 साल में आप लोग किस तरह से मतलब करते हैं, मैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक आदमी जो कैमरा फेस नहीं करता, जो किसी के सवाल का जवाब नहीं देता, है ना, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना, जिसने मतलब पिछले 10 साल में मतलब किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, अपनी बात कही और आगे चली, है ना। तो चलो खैर, आपको देश चलवाना है, आप देखें, आपकी अगली जनरेशन है, ठीक है। जब उस जनरेशन के बारे में आप सोचें, हम मतलब इंडिविजुअली हम अपनी जनरेशन सोच रहे हैं, वो अपनी सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा अभी जो अनपढ़ लोग हैं उनमें विजन नहीं होता, या जो नहीं पढ़ा लिखा है उसका जो विजन है वो जीरो हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चीज़ों को कैसे करना है, अगर ये आपको सीखना है तो आपको पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। देश को चलाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा एक अर्थशास्त्री जो है वो कहीं ना कहीं होना ज़रूरी है, चाहे वो वित्त मंत्री है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो सलाहकार है, मतलब इस तरह के लोग, पढ़े लिखे व्यक्तियों का आगे आना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ों को सही तरीके से कर सकें। अनपढ़ व्यक्ति हमारे बेकार नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता है, ठीक है, लेकिन उन रियलिटीज़ से पार कैसे पढ़ना है, उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, इसको देखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ पढ़े लिखे लोगों की। और अब वो एक बच्चा पढ़ गया है, वो IIT कर गया है, वो कुछ और, उसने इंजीनियरिंग कर ली, उसने डॉक्टरी कर ली या कुछ और कर ली, लेकिन आगे मौके कहाँ है उसके पास। सरकार में बैठ के काम करने के लिए उसके पास मौका नहीं है, क्योंकि सरकार के पास ही मौका नहीं है। वो तो कह रही सारा चीज़ को प्राइवेट करो। प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनसे ज़्यादा एजुकेटेड टीचर हैं सरकार के पास स्कूलों में, लेकिन एक मामूली से प्राइवेट स्कूल की टक्कर में भी सरकार का बढ़िया से बढ़िया स्कूल फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस तरह का माहौल नहीं है, रिक्रूटमेंट्स नहीं है, रिक्रूटमेंट में कंपटीशन नहीं है,
आप देखो स्टेट में जब आप जॉब करते हो तो आपको भी पता है कि बड़े सारा सिस्टम होता है वहाँ पे, है ना। जॉब तो दी जा रही है लेकिन कई तरीके से। अब जॉब ही नहीं है तो रिजर्वेशन भी गई, जॉब नहीं है तो आपका सारा सिस्टम खत्म। और अब सरकार आपको पीटते पीटते जॉब के मामले में पीटते पीटते वहाँ ले आई कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे, आप एमए हो, आप अच्छा, आपको नॉलेज है, आप अच्छा टीच कर सकते हो, लेकिन सरकार ने आपको मतलब ये समझो कि रगड़ते रगड़ते वहाँ पे ले आई कि जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट पे चपड़ासी की 8,000 की नौकरी करने को भी तैयार हो। अब ये कैलिबर कहाँ गया जी? उसके माँ बाप ने जिसने इतना पढ़ाया कि आज मेरा लड़का एमए कर रहा है ना, वो स्कॉलर है और वो बहुत बढ़िया है, अब उसके माँ बाप के दिल पे क्या बीतेगी कि जी मेरा बेटा एक मामूली सा पीएन लगा है या वाटर कैरियर लग गया या कुछ भी लग गया, और वहाँ भी कंपटीशन में दुनिया के हाथ पैर जोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पे। तो बहरहाल मतलब मेरा कहना ये है कि बेरोजगारी पिछले कुछ वर्षों में इतनी बढ़ गई है कि हम पहले बहुत कम सुनते थे कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मैं पिछले देखो काफ़ी टाइम की बात कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस चीज़ को बड़ा देखा मैंने कि अभी प्रेशर कितना है ना। बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, कई चीज़ें हैं, फिर वो रास्ता जो है उनका गलत हो जाता है। तो मतलब मेरा ये मानना है कि सरकार को एक तो नौकरियों में जो सैलरीज़ की असमानता है इसको बिल्कुल ठीक करना चाहिए। जो आप वेतन आयोग बनाते हैं किस लिए बनाते हो भाई? हाँ, सच कमाल की बात आपको एक और बताऊंगा, कुछ राज्यों की विधानसभा में, राजस्थान भी है, उसमें ये डिसीजन कर दिया कि अब मंत्रियों की, नेताओं की, एमएलएज की सैलरी बढ़ाने के लिए बार बार बिल नहीं लेके आना है, वो हर साल अपने आप इतनी बढ़ जाएगी। कुछ और स्टेट्स भी हैं जो मतलब पेंशन भी जितनी बार जीतते उतनी बार पेंशन, है ना, कुछ ने हटाई है, कुछ ने नहीं हटाई है। मतलब ये क्या तमाशा है भाई? आपको मकान सरकारी है, आप पैसे वाले आदमी हैं, आपकी रिटर्नें, अरे चुनाव आयोग के एफिडेविट तो आप झूठे दे देते हो, कोई बात नहीं, सबको पता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपका क्या सिस्टम है, कितना आपका ब्योंत है, मतलब कितने आपकी रीच है पैसे वाइज। उसके बावजूद भी आपको तनख्वाहें चाहिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। उस मामूली सी तनख्वाह से अगर आप उसको छोड़ दो, है ना, तो आप ये मान के चलो आपकी तनख्वाह में से 2 या 3 या 4 या 5 या 6 तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय लग जाएंगे, और वो एम्प्लॉय जहाँ बैठेंगे वो कुछ ना कुछ तो करेंगे इस देश के लिए। बेरोजगारी कम होगी, है ना। देश में हजारों एमएलए और एमपी हैं, और अब डिलिमिटेशन आ रहा है 2 साल के बाद। डिलिमिटेशन के बाद तो शायद देश के मेंबर पार्लियामेंट ही 800-900 के करीब हो जाएंगे, और विधानसभाओं की सीटें बढ़ जाएंगी, है ना। कितने लोग इसका बेनिफिट लेंगे? तो और फिर उतनी ही सैलरियाँ बढ़ जाएंगी। अल्टीमेटली प्रेशर किस पे पड़ेगा? आपकी जेब पे। एंजॉय करें इस बात का, ठीक है। और सरकार का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कहीं से, वो कहाँ से आ रहा है? कर्जा लेके। आरबीआई की जेब जो है उसमें से कि हाथ डाल के आरबीआई से निकाल लिया, है ना, कुछ और कर लिया, इस पे चेक कहाँ है? तो बहरहाल मैंने कई सवाल आपसे कर दिए हैं, इनको देखना और इन सवाल को एक एक को अलग अलग करके एनालाइज करना, ये काम आपका है। मेरे दिमाग में जो कुछ सवाल थे वो मैंने आपके सामने उठा दिए। आप सोचिए कि बेरोजगारी जो है वो हर किसी के घर को प्रभावित करती है। या तो आप बेरोजगार हैं, आप नहीं हो तो आपकी वाइफ बेरोजगार है, आपके बच्चे बेरोजगार हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन बेरोजगार है। पिछली जनरेशन ने कुछ किया था तो उसके कुछ बेनिफिट्स आपके पास हैं, वो बेनिफिट्स अभी चल रहे हैं, वो जब तक चल रहे हैं, जब तक चल रहे हैं, जिस दिन वो बेनिफिट बंद हुए आप भी 5 किलो का एक थैला लेके राशन की कतार में होंगे। तो बहरहाल इस बेरोजगारी के बारे में सोचिए, सरकार पे प्रेशर डालिए कि पीएसयूज जो हैं सरकार और ले। जैसे इंदिरा गांधी ने बैंक अपने अंडर लिए थे तो एकदम से रोजगार का जनरेशन हुआ। अब अगर सरकार ये पीएसयूज को ले, इनको बढ़ाए, इनकी वर्किंग ठीक करे, तो रोजगारी कमी रहेगी क्या? आप 1 करोड़ छोटा, आप 10 करोड़ रोजगार चाहे रोज दे लो। तो ये देखो, ये सिर्फ क्या है कि आपको करना नहीं आता, या आपको करना आता है आप करना नहीं चाहते, ठीक है। ये आप करना चाहते हो, आपको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही, ठीक है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन करना तो उन्हीं लोगों ने है जो सरकार में बैठे। सवाल उनसे ही होगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। ये सवाल आज मैंने कर दिया, आप लोग भी करिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।